ऑडियो बुक समरी को जिसका नाम है अनशेकेबल योर फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेबुक, जिसे लिखा है टोनी रॉबिन्स ने। अब इस समरी की अगर हम बात करें तो अनशेकेबल या अटल होने का यहाँ पर मतलब है अपने दिल और दिमाग की गहराइयों में जानना कि आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। ये तब हो पाता है जब आप जानते हैं कि इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था या शेयर मार्केट में कुछ भी होता रहे, आपके पास हमेशा फाइनेंशियल आजादी रहेगी। आप अपनी फैमिली चला पाएंगे और दूसरों के साथ भी कुछ बांट पाएंगे। अनशेकेबल होने का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी फाइनेंशियल आजादी से जीना। अनशेकेबल होने का मतलब सिर्फ दौलत से नहीं है, ये हमारे मन से भी जुड़ा होता है। आपको किसी बात से डर या गुस्सा महसूस हो सकता है, लेकिन ऐसी फीलिंग ज्यादा देर नहीं टिकती है। कुछ टाइम के बाद आप अपना बैलेंस और शांति फिर से हासिल कर ही लेते हैं। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है उससे आप पर जल्दी असर नहीं होता है। दूसरे लोग घबराते हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंट बने रहते हैं। आप एक लीडर है, फॉलोअर नहीं। क्या आप अनशेकेबल बनना चाहते हैं, अटल बनना चाहते हैं? क्या फाइनेंशियल आजादी चाहते हैं? तो ये समरी आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना सिखाएगी। अब हो सकता है कि आपको इन्वेस्ट करने के बारे में कुछ भी ना पता हो, या फिर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनने का सिर्फ सपना ही देख रहे हैं। हो सकता है कि आप मुश्किल शब्दों से डर जाते हैं, या आप शेयर बाजार के बारे में न्यूज़ जो आती है उससे डर जाते हैं। लेकिन ये समरी आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना आसान कर देगी। टोनी रॉबिन्स की पहली एडवाइस है, आप जो भी कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल कीजिए। शुरू में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचने भर से ही आपको डर लग जाता है, लेकिन आप कुछ खास स्ट्रेटेजी को सीखकर एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। कई सालों तक टोनी रॉबिन्स ने वॉरेन बफेट, रे डालियो और जैक बॉगल जैसे 50 कामयाब इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू किया। उन सभी ने अपना सीक्रेट शेयर किया, जिससे वे इन्वेस्टिंग की दुनिया में अनशेकेबल बने। अब ये सीक्रेट हम एक एक करके खोलेंगे। तो आइए इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं और फाइनेंशियल आजादी पाने के जो दरवाजे हैं उन्हें खोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइए इसे समझते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक पावरफुल स्ट्रेटेजी जिसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये स्ट्रेटेजी है कंपाउंडिंग का। इससे आप अपनी छोटी सी सेविंग को हजारों या लाखों में बदल सकते हैं। आप अपने महीने की सैलरी का एक हिस्सा बचाकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप उस पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। हर साल आपका पैसा 10% रेट से बढ़ेगा। आपको लगातार पैसे डालते रहना होगा और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। कभी भी अपना पैसा बीच में ही नहीं निकालना चाहिए और उसे सालों तक कंपाउंड होने देना चाहिए। आइए जो और बॉब का एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों ही हर महीने $300 का इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो ने 19 की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। हर साल वो $3,600 इन्वेस्ट करता था। जो ने लगातार 8 सालों तक इन्वेस्ट किया। फिर जब जो 27 साल का हुआ तो उसने और पैसे डालने बंद कर दिए। जो के पास $28,800 का इन्वेस्टमेंट हो गया था। जो का इंटरेस्ट रेट हर साल का 10% है। एग्जाम्पल के लिए अपने पहले साल में उसने $3,600 का इन्वेस्टमेंट किया। उसमें 10% जोड़े तो पैसा $3,960 हो जाता है। अपने दूसरे साल में वो एक और $3,600 जोड़ता है, तो $3,960 प्लस $3,600 इज इक्वल टू $7,560 हो जाता है। उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, जिससे जो के पैसे दूसरे ही साल में पहले से $8,316 ज्यादा है। हालांकि जो ने 27 साल की उम्र में ही हर साल $3,600 डालना बंद कर दिया था, लेकिन 65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसका पैसा बढ़कर के $18,63,287 हो गया था। तो आइए अब इसकी तुलना बॉब से करते हैं। बॉब ने भी हर महीने $300 का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसने 27 साल की उम्र में शुरुआत की। उसने भी 65 साल की उम्र तक हर साल इन्वेस्ट करना जारी रखा, यानी कि 39 साल तक, 39 तक। लेकिन बॉब की टोटल कमाई $15,89,733 है। आइए इसे समझते हैं। जो ने 8 साल के लिए सिर्फ $3,600 हर साल इन्वेस्ट किया, जबकि बॉब ने
39 सालों तक इन्वेस्ट किया। फिर भी जो ने $2,75,554 यानी कि ज्यादा अमीर है। इसका मतलब ये हुआ कि जल्दी इन्वेस्ट करना फायदेमंद होता है। जो ने सालों तक अपने पैसे को कंपाउंड होने दिया, लेकिन उसमें कोई और पैसा नहीं जोड़ा। अगर जो ने 65 साल की उम्र तक बॉब की तरह हर साल $3,600 जोड़े होते तो जो के पास $34,53,020 होते, जो के पास $1.86 मिलियन ज्यादा होते, क्योंकि उसने बॉब के मुकाबले 8 साल पहले से ही इन्वेस्ट करना शुरू किया था। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। वक्त के साथ ये आपकी मामूली सेविंग्स को बड़ी दौलत में बदल सकता है। आपने पहले भी कंपाउंडिंग के बारे में वैसे सुना होगा। ये दौलत बनाने की मशीन की तरह है, जिसके बारे में वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टमेंट गुरु अक्सर बात करते थे। लेकिन बहुत से लोग इसे अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर वे ज्यादा कमाएंगे तो वे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन कई फिल्मी सितारे, एथलीट, संगीतकार अपने करियर में लाखों की कमाई करते हैं, फिर भी वे दिवालिया हो जाते हैं। पैसा बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पैसे बचाना और उसे इन्वेस्ट करना और फिर इसे सालों तक कंपाउंड होने देना। इस तरीके से आप सोते हुए भी अपना पैसा बढ़ने दे सकते हैं। आप इस तरह से पैसे का गुलाम बनना बंद कर देते हैं और फाइनेंशियल तौर पर आजाद बन सकते हैं। इसी के साथ जर्नी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है द वुल्व्स ऑफ वॉल स्ट्रीट। मतलब ये कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सेफ है। इसमें फायदा ये है कि आपको अलग अलग स्टॉक चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। म्यूचुअल फंड से आपका रिस्क घट जाता है क्योंकि ये पोर्टफोलियो अलग अलग तरह के स्टॉक से बना होता है। लेकिन आप सही म्यूचुअल फंड कैसे चुन सकते हैं? अकेले अमेरिका में 9,500 अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ढेर सारी कंपनीज म्यूचुअल फंड क्यों ऑफर करती है? आप सही समझे, म्यूचुअल फंड उन्हें काफी फीस कमा कर देता है। म्यूचुअल फंड वो फंड है जिन्हें एक्टिव तरीके से मैनेज किया जाता है। फंड मैनेजर मार्केट को मात देने के लिए ट्रेड करता है। वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्तों या महीनों में कौन सी कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस देंगी। लेकिन ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपके और मुझसे बेहतर फ्यूचर की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जब फंड मैनेजर शेयर का ट्रेड यानी व्यापार करते हैं तो वे गलतियां करने की कगार पर होते हैं। उन्हें सिर्फ ये तय नहीं करना होता कि कौन से स्टॉक को खरीदना या बेचना है, उन्हें यह भी तय करना होता है कि उन्हें उसे कब खरीदना या बेचना है। इसके अलावा ट्रेडिंग करना और उससे बाहर निकलना महंगा होता है। ब्रोकरेज फर्म हर लेन देन के लिए कमीशन लेती है। एक्टिव तौर से मैनेज किए गए फंड जुए के खेल की तरह है। टेबल पर बहुत सारे चिप्स रखे होते हैं, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। अगर स्टॉक खरीदने के बाद उसका दाम बढ़ जाता है तो आप जीत जाते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको काफी बड़ा फायदा करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आपके स्टॉक का दाम बढ़ता है और अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो आपको अपने फायदे पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। आइए अब म्यूचुअल फंड को इंडेक्स फंड से कंपेयर करते हैं। इंडेक्स फंड में स्टॉक को लेने और उसे बेचने की ट्रेडिंग नहीं होती है। आप बस कंपनीज या इंडेक्स की लिस्ट में शामिल हर एक स्टॉक को खरीदते और होल्ड करते हैं, यानी रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए S&P 500 ये अमेरिका के सबसे बड़े शेयरों की लिस्ट है। S&P 500 में सबसे टॉप में है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां। आपको इनके अलावा और कुछ चुनने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये सबसे पहले से ही बेस्ट कंपनीज हैं। इंडेक्स फंड भी ऑटो पायलट पर काम करते हैं। वे ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स बहुत ही कम होता है। साथ ही उन्हें एक्टिव फंड मैनेजर की सैलरी भी नहीं देनी पड़ती। ये फंड मैनेजर गलती करने की कगार पर होते हैं। तो अब आप खुद से पूछ सकते हैं कि अगर मैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड में इन्वेस्ट करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो आपको किसी इंसान की गलती से हुए नुकसान को उठाना पड़ेगा। ज्यादा फीस और ज्यादा टैक्स देने पड़ेंगे। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। वो बर्कशायर हैथवे के CEO है। उन्होंने एक्टिवली मैनेज्ड फंड के कंपैरिजन में इंडेक्स फंड के प्रॉफिट को साबित किया। 2008 में वॉरेन ने न्यूयॉर्क की एक फर्म प्रोटोजे पार्टनर्स के साथ $1 मिलियन का बेट लगाया था। उन्होंने इस फर्म को चैलेंज किया था कि वो अपने टॉप के 5 हेज फंड को चुने जो 10 सालों के अंदर S&P 500 इंडेक्स को पछाड़ सके। नतीजा ये हुआ कि हेज फंड में सिर्फ 21.87% का फायदा हुआ,
जबकि S&P 500 में 65.67% का फायदा हुआ। वॉरेन बफेट ने अपनी वसीयत में ये कहा कि जब उनकी मौत हो तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए जो ट्रस्ट बनाया है उसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडेक्स फंड में किया जाना चाहिए। आपको भी उनके जैसे ही लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने की जरूरत है। ज्यादा फीस लेने वाले फंड मैनेजर के प्लान के झूठे वादे में न आए, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और इसी के साथ अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, द कोर 4। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के साथ 50 इंटरव्यूज में टोनी रॉबिन्स ने 4 प्रिंसिपल को कॉमन पाया। ये सब अपने इन्वेस्टमेंट के फैसलों में इन 4 प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। अगर आप भी वॉरेन बफेट, रे डालियो या जैक बॉगल जैसे अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको भी इन्हें अप्लाई करना चाहिए। पहला प्रिंसिपल है नुकसान नहीं लेना। बड़े इन्वेस्टर ये नहीं पूछते मैं और ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ, इसके बजाय वे पूछते हैं मैं पैसे खोने से खुद को कैसे बचा सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो पैसे खो देते हैं उसे वापस पाना मुश्किल होता है। आपने जहां से शुरू किया वहां पर वापस पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा, रूल नंबर 1, कभी भी पैसा न हारना। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को कभी भी न भूलना। टोनी रॉबिन्स के इन्वेस्टर दोस्त पॉल ट्यूडर जोन्स ने कहा था, खोने से 10 गुना ज्यादा जरूरी है बचाना। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को नीचे जाने से बचाना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि शेयर मार्केट कभी ऊपर और कभी नीचे होता ही रहता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट जितना भी दावा कर ले कि उन्हें पता होता है कि आगे क्या होगा, लेकिन कोई भी फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। आपको हमेशा अचानक होने वाली घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा। आपके पोर्टफोलियो में हमेशा कई तरह के एसेट होने चाहिए ताकि जब आपका कोई एसेट उम्मीदों के मुताबिक फायदा न दे तब भी आपके दूसरे एसेट अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। आपको अपने एसेट इस तरीके से बांटने चाहिए जिससे कि शेयर मार्केट में कुछ भी हो जाए फिर भी आपको नुकसान न पहुंचे। आपको किसी भी तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे अब डाइवर्स पोर्टफोलियो और एसेट एलोकेशन के बारे में बाद में और जानेंगे। दूसरा प्रिंसिपल है असमान रिस्क रिवॉर्ड। इसका मतलब है कि आपके फायदे हमेशा आपके रिस्क से ज्यादा होने चाहिए। नए इन्वेस्टर आमतौर पर ये मानते हैं कि ज्यादा रिस्क रख करके ज्यादा रिटर्न यानी ज्यादा फायदा मिलता है। कामयाब इन्वेस्टर्स के मुताबिक ये एक गलत सोच है। आप तभी जीतेंगे जब थोड़ा रिस्क और ज्यादा रिवॉर्ड को अपना मकसद बनाएंगे। पॉल ट्यूडर जोन्स इन्वेस्टमेंट में 5 to 1 रूल को मानते हैं। अगर वो $1 का रिस्क उठाते हैं तो वो ये पक्का करते हैं कि उन्हें रिवॉर्ड में $5 मिले। एग्जाम्पल के लिए, अगर पॉल 5 इन्वेस्टमेंट करते हैं और मान लीजिए हर एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू $1 मिलियन है, अगर उन्हें 4 इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है और वो 0 कमाते हैं तो पॉल को इन 4 इन्वेस्टमेंट में $4 मिलियन का लॉस हो चुका होता है। लेकिन अगर उनका 5वां इन्वेस्टमेंट कामयाब होता है तो वो $5 मिलियन कमाएंगे। इस तरह उन्हें अपना पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। पॉल को इस तरह के इन्वेस्टमेंट की तलाश रहती है। उनके रिवॉर्ड का चांस लॉस से ज्यादा होता है क्योंकि सबके पास लाखों रुपए नहीं होते हैं। तो आप असमान रिस्क या रिवॉर्ड के कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपको फाइनेंशियल क्राइसिस के समय मार्केट में पैसा लगाना चाहिए जब बड़े बड़े शेयरों की कीमत बहुत ही कम हो। 2008 में अमेरिकन शेयर मार्केट क्रैश हो गया था। वॉल स्ट्रीट नीचे चला गया था। कई लोगों ने अपने घर बार और नौकरी खो दी थी। लेकिन वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेहतरीन मौका होता है। एग्जाम्पल के लिए सिटी ग्रुप के हर एक शेयर की कीमत $57 से घट करके 97 सेंट हो गई थी। जरा सोचिए, आप $1 से कम में किसी कंपनी के एक हिस्से के मालिक बन सकते हैं। लेकिन सर्दियों के बाद हमेशा बहार आती है। अगर आप ऐसे वक्त में इन्वेस्ट करते हैं, सब्र और शांत होकर इंतजार करते हैं, तो 5 महीने के अंदर उस 97 सेंट के स्टॉक का प्राइस बढ़कर के अगर $5 हो जाएगा तो ये आपके इन्वेस्टमेंट पर 500% का रिटर्न है। तीसरी स्ट्रेटेजी है टैक्स में माहिर होना। आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना रख पाते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न हाई है तो आपकी फीस और टैक्स भी हाई होंगे। आपके पास इन सबके बाद जो बचता है वो आपकी असली कमाई है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई अमेरिकन बहुत ज्यादा कमाने वाला है तो वो ऑर्डिनरी इनकम टैक्स 50% देगा जो फेडरल एंड स्टेट टैक्स के मुताबिक है। अगर वो 1 साल से कम समय के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देता है
तो वो इसी रेट से इनकम टैक्स भरेगा। लेकिन अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज्यादा वक्त तक रखता है तो वो सिर्फ 20% ही टैक्स देगा, जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स कहा जाता है। सिर्फ स्मार्ट बनकर कोई लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट रखकर 30% की सेविंग कर सकता है। अब चलिए मान लेते हैं कि आपके एक म्यूचुअल फंड में साल में 8% का प्रॉफिट आता है। फीस देने के बाद आपके पास सिर्फ 6% ही बचेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड अक्सर ट्रेड करते हैं, इसलिए आपको ऑर्डिनरी इनकम रेट से टैक्स देना होगा। अगर कोई कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहते हैं तो उन्हें 3% टैक्स देना होगा। आपका एनुअल रिटर्न 3% कम होगा। इस रेट से आपका पैसा 24 साल बाद डबल होगा। लेकिन हमें इन्फ्लेशन रेट के बारे में भी सोचने की जरूरत है। मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की दर 2% है, तब आपका असली रिटर्न हर साल 1% होगा। इस रेट से आप 120 साल की उम्र में रिटायर हो पाएंगे। चौथा प्रिंसिपल है डाइवर्सिफिकेशन। अब आसान शब्दों में कहे तो इसका मतलब है अपने सभी अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखना है। आप 4 तरीकों को अपना करके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पहला, अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। अपना सारा पैसा सिर्फ स्टॉक या बॉन्ड या रियल एस्टेट में ना लगाए। सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट क्लास में ही इन्वेस्ट ना करें। दूसरा है एसेट क्लास में भी डाइवर्सिफाई कीजिए, यानी सिर्फ अपने फेवरेट एक स्टॉक में या सिर्फ एक रियल एस्टेट में अपने पैसे ना डालें। तीसरा, अलग अलग देशों या अलग अलग तरह की करेंसी में डाइवर्सिफाई कीजिए। हम ग्लोबल इकोनॉमी में रह रहे हैं और ये हम सबके लिए एक बढ़िया मौका है। अगर आपके देश में कोई क्राइसिस या मुश्किल समय आता है तो विदेशों में इन्वेस्ट करने पर आपको सिक्योरिटी मिलेगी। चौथा, वक्त के साथ डाइवर्सिफाई कीजिए। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना चाहिए। जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो आप अपने रिस्क को कम करते हैं और रिवॉर्ड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं। डाइवर्सिफाई करने पर आपको बुरे समय में सहारा मिलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए 2000 से 2009 को लॉस के लिए जाना जाता है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे वे अमेरिकी शेयरों के अलावा दूसरी जगहों में अपने पैसे लगाते थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल में ये कहा गया था कि अगर आप इंडेक्स फंड की बास्केट के साथ साथ बॉन्ड, स्टॉक, फॉरेन स्टॉक, इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स और रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट $1,00,000 से बढ़कर $1,91,859 हो जाएगा। रे डालियो एक हेज फंड मैनेजर है। वो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिज टावर एसोसिएट्स के फाउंडर हैं। उनकी टोटल संपत्ति $20 अरब से ज्यादा की है। रे ने कहा कि अब जिस भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, एक वक्त आएगा जब आपको 50% से 70% तक का लॉस होगा। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एक साइकिल में घूमता है। जो ऊपर जाता है वो नीचे जाता है और जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है। रे कहते हैं कि आपको 15 या उससे ज्यादा अलग अलग जगहों में, जिनका आपस में कोई लिंक न हो, पैसे लगाने चाहिए। इसमें बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट, सोना, कमोडिटी और दूसरे ऑप्शन शामिल हैं। ऐसा करके आप अपने रिस्क को 80% तक कम कर सकते हैं और आपका रिटर्न 5 गुना तक बढ़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है स्ले द बेयर। जब शेयरों की कीमत लंबे समय तक गिरती है तो इसे बेयर मार्केट कहते हैं। इंग्लिश का ये वर्ड बेयर का मतलब भालू होता है। ठीक इससे उलट अगर लंबे समय तक कीमतें बढ़ती है तो उसे बुल मार्केट कहा जाता है, जिसमें बुल का मतलब बैल है। ज्यादातर लोग बेयर मार्केट से डरते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर जानते हैं कि ये पैसे बनाने का बेहतरीन मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेयर मार्केट के दौरान सभी स्टॉक की कीमतें सेल पर मिलती हैं। सभी बड़े शेयर बेयर मार्केट के दौरान गिर जाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट हमेशा दोबारा उठ जाता है। जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं उन्हें यकीन होता है कि बुरा वक्त कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जब मार्केट नीचे गिर जाता है तो उन्हें खुशी होती है। अगर आप सब्र करें तो इस दौरान खरीदे गए स्टॉक धीरे धीरे कीमतों में बढ़ जाते हैं और आप उनसे अच्छा फायदा कमा सकते हैं। आइए पीटर मलूक का एग्जाम्पल लेते हैं। वो इस बुक के को ऑथर और एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजिंग फर्म क्रिएटिव प्लानिंग के CEO है। पीटर ने 2008 से 2009 के बेयर मार्केट को देखा था। 28 सितंबर 2009 को डाउ जोन्स 777 पॉइंट गिर गया था। ये एक दिन में होने वाली सबसे बड़ी गिरावट थी। क्रिएटिव प्लानिंग फर्म में पीटर हमेशा अपने कस्टमर्स को बेयर मार्केट के लिए तैयार करते हैं।
आइए बात करते हैं कि वे ऐसा कैसे करते हैं। सबसे पहले वे अपने कस्टमर को डाइवर्स पोर्टफोलियो में पैसा इन्वेस्ट करना सिखाते हैं। ऐसे पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के एसेट जैसे बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट और दूसरे इन्वेस्टमेंट शामिल है। दूसरा, पीटर ये पक्का करते हैं कि कस्टमर के पास ऐसे एसेट हो जिनसे इनकम आती हो, ताकि कस्टमर को मुश्किल समय में उन्हें बेचने की मजबूरी न हो। लेकिन ऐसी तैयारी लगभग 90% है। बाकी 10% आपकी सोच से आती है। आपको मार्केट के गिरने पर शांत रहना चाहिए, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। पीटर अपने कस्टमर्स को याद दिलाते हैं कि इतिहास गवाह है कि हर बेयर मार्केट आखिर में एक बुल मार्केट में बदल जाता है। 20वीं सेंचुरी के मुश्किल दौर के बारे में सोचिए। 1918 का स्पेनिश फ्लू महामारी, द ग्रेट डिप्रेशन, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कई इकोनॉमिक रिसेशन हुए। तो इस दौरान शेयर मार्केट में क्या हुआ था? डाउ जोन्स एवरेज 66 पॉइंट से बढ़कर के 11,497 पर पहुंच गया। इन मुश्किलों के बावजूद इतना ज्यादा फायदा हुआ था। 2008 के मार्केट क्रैश के दौरान पीटर और उनके फर्म ने अपने कस्टमर्स की तरफ से शेयर्स में भारी इन्वेस्टमेंट करना जारी रखा। बॉन्ड से जो प्रॉफिट हुए उसे अमेरिकन शेयरों, इंटरनेशनल शेयरों और इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी में अपना दांव नहीं लगाया था, इसके बदले वे इंडेक्स फंड खरीदते थे, जिससे क्लाइंट का पोर्टफोलियो जल्दी से डाइवर्सिफाई हो जाता था। इसका रिजल्ट क्या निकला? मार्च 2009 में S&P 500 इंडेक्स सबसे नीचे के लेवल में पहुंचा था, लेकिन 12 महीनों के बाद ये 69.5% बढ़ गया था और फिर अगले 5 सालों में ये बढ़कर के 178% हो गया। तो पीटर के कस्टमर्स के लिए ये सबसे बड़ा प्रॉफिट था। अनजान और अनदेखे वक्त के लिए तैयारी करने के लिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए यहाँ पर और भी टिप्स दिए गए हैं। पहला, इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर रखें। ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड है जिसमें कम फीस और टैक्स लगते हैं और ज्यादा कमाई होती है। इंडेक्स फंड फॉरेन डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। दूसरा, इनकम पैदा करने वाले इन्वेस्टमेंट जैसे कि बॉन्ड, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स और REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी शामिल हैं। बॉन्ड्स वो है जो आप कंपनीज, नेशनल और लोकल गवर्नमेंट को देते हैं। आप पूरे लोन के दौरान एनुअल इंटरेस्ट कमा सकते हैं। स्टॉक खरीदना यानी बिजनेस का मालिकाना हक लेना होता है। एक शेयर होल्डर के तौर पर आपको कंपनी के प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलता है। REITs ऑफिस, अपार्टमेंट बिल्डिंग या शॉपिंग मॉल जैसी जगहों में इन्वेस्ट करते हैं। फिर जब रियल एस्टेट के दाम बढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है। इस तरह के इनकम देने वाले इन्वेस्टमेंट आपको बेयर मार्केट के दौरान फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। तीसरा, अपने पोर्टफोलियो को दोबारा बैलेंस करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि साल में एक बार अपने ओरिजिनल एसेट एलोकेशन को दोबारा से वापस लाना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 60% स्टॉक और 40% बॉन्ड के साथ शुरुआत की थी और जब शेयर मार्केट नीचे चला जाता है तब आपका इन्वेस्टमेंट 45% स्टॉक और 55% बॉन्ड बन जाता है। आपको स्टॉक खरीदकर और बॉन्ड बेचकर अपने स्टॉक को रीबैलेंस करना चाहिए। आखिर में जब स्टॉक के दाम वापस ठीक हो जाएंगे तब आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। और इन्हीं सारी बातों के साथ कैलकुलेशन लगाते लगाते प्रॉफिट, नुकसान सबको देखते हुए हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन तक। मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले आपने कंपाउंडिंग की पावर के बारे में जाना। आपने सीखा कि कैसे अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाकर आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आपको लगातार इसमें बने रहना चाहिए और हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। अपने इंटरेस्ट को वक्त के साथ कंपाउंड होने देना चाहिए। इस तरीके से आप खुद को और अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं। दूसरा, आपने ज्यादा फीस और टैक्स के बारे में भी जाना। आपको एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और ब्रोकर्स से बचना चाहिए। वे सिर्फ आपकी मेहनत की कमाई में से पैसा लेने के लिए होते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप अपने प्रॉफिट में से फीस और टैक्स बचा सकते हैं। तीसरा, आपने 4 प्रिंसिपल के बारे में सीखा। पहला प्रिंसिपल है कभी पैसे न हारना। दूसरा प्रिंसिपल है कि आपका प्रॉफिट आपके रिस्क से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है अपने टैक्स के बारे में जानकारी रखना। चौथा प्रिंसिपल है डाइवर्सिफाई करना। ये बिलियनियर इन्वेस्टर्स का आजमाया हुआ असरदार तरीका है। इसलिए अगर आप इन 4 कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप जरूर से कामयाब होंगे। चौथा है, आपने सीखा कि बेयर मार्केट के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं।
कोई भी फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट क्रैश या उससे जुड़ी किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना आप डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाकर और शांत रहकर कर सकते हैं। बुरा वक्त कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगर आप बेयर मार्केट का फायदा उठा सकते हैं तो स्टॉक आखिर में वापस से ठीक हो जाएगा और आप कई गुना पैसा कमाएंगे। ये सब इंफॉर्मेशन हैरान करने वाले हैं, है ना? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। अब आपको सिर्फ वो अप्लाई करना है जो अब तक आपने सीखा है। तो अगर आप एक बिलियनियर इन्वेस्टर बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि वॉरेन बफेट ने अपने सारे पैसों के साथ क्या किया। उन्होंने अपनी 99% संपत्ति को दान करने का वादा किया। 2021 तक उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को $32 बिलियन का डोनेशन दिया था। एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाइए और दूसरों के साथ भी बांटिए। यही जिंदगी जीने का एक बेहतरीन और कामयाब तरीका है। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है, कैसी लगी, कौन सी चीज आपको बहुत अच्छी लगी और आप उस पर एक्शन लेने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। और कौन सी समरी आगे आप सुनना चाहते हैं उसका नाम लिख करके जरूर